Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। आज बच्चों अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ये मैं आपको काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा सकता था, बट अभी जैसा कि कॉम्पिटिटिव का सिलेबस है, सर्कुलर मोशन की जगह बनती है डायनामिक्स में, मतलब मैकेनिक्स में। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा सर्कुलर मोशन आपको। और सर्कुलर मोशन 5th चैप्टर का पार्ट भी समझ लो है और ये भी समझ लो कि नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्कुलर मोशन अपने आप में एक चैप्टर है, राइट। तो अगर आप चाहो तो इसको 5th चैप्टर का पार्ट मान सकते हो और एज इट इज लेक्चर्स के अंदर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो सेपरेटली इसको पिछले चैप्टर में भी ऐड कर सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू। तो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एक हेडिंग देते हैं हम, या क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मेरा क्या मतलब है, डेफिनेशन लिखता हूं पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इफ अ बॉडी covers its journey or travel along circular path with a constant speed, this word is very much important, with a constant speed, motion is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से शुरू हुए और भागते 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 दोबारा पॉइंट ए पर आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये एक सर्कुलर मोशन है। हाँ, अगर उसकी भागते वक्त हर वक्त जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहे, कांस्टेंट स्पीड से भागता रहे, तो मैं बोलूंगा कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक पूरे सर्कुलर मोशन में इसकी जो स्पीड है वो फिक्स रही। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? एग्जांपल देखिए, जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जैसे कि मोशन ऑफ मिनट हैंड, घड़ी में जो मिनट वाली सुई है या जो घंटे वाली सुई है, जो सेकंड वाली सुई है, मोशन ऑफ मिनट हैंड इन वॉच। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो आप कंसीडर कर सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि अर्थ का जो वेलोसिटी अर्थ की जो स्पीड है वो सन के अबाउट क्या कांस्टेंट है। आज से हजारों साल पहले भी वही स्पीड थी, आज भी वही स्पीड और शायद आने वाले कई सालों तक वही स्पीड रहेगी। आपको पता है मिनट की जो मिनट हैंड है घड़ी में, उसकी स्पीड भी क्या कांस्टेंट है। हर बार क्या होगा, 60 मिनट्स होते ही वो एक पूरा सर्कुलर पाथ को कवर कर लेगा, 60 मिनट होते ही एक सर्कुलर पाथ को कवर कर लेगा। ऐसे ही अर्थ 365 डेज फिक्स है, 365 डेज होते ही सर्कुलर पाथ को कवर कर लेगी, राइट। तो वो मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमे और उसकी स्पीड फिक्स रहे, स्पीड में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे मोशन को मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लियर है। जल्दी से डेफिनेशन लिखो, फिर इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट लेकर आते हैं। देन वन क्वेश्चन अराइजेस बच्चों, जो कि कंसेप्चुअली आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एक एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है? मतलब आपको एक्सेलरेशन से माइंड में क्या चीज आ रहा है कि भाई वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, और आप फिर बच्चे कुछ मिसकंसेप्ट ये बना लेते कि यार सर ने भी एग्जांपल दिया था 20 मीटर पर सेकंड से ही वो पर्सन घूम रहा है, तो यार कहीं तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे तो 20 मीटर पर सेकंड है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर शायद आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देखो, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मैं 4 पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं। मान लो एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट बी, चलो ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। सपोज करो कोई पर्सन भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मैंने बोला है, डेफिनेशन को ध्यान से देखो, मैंने बोला है कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है। बट आपको नहीं लगता कि जब वो सी पॉइंट पर होगा तो ऊपर की तरफ, तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, रेडियस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे।
तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भाई v1 मतलब v वेलोसिटी एट c क्या आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा जे कैप, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहां पर आएगा, अभी टेंजेंट ड्रॉ करूं अगर मैं रेडियस के ऊपर, तो वेलोसिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी तब आ रही है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, और कहां पर आ रही है अलोंग 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग माइनस आई कैप, है ना। देखो इस तरफ आ रही है, जैसे ये भागता हुआ यहां पर आया तो देखो वेलोसिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी क्या आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग माइनस जे कैप, और यहां पर अगर ड्रॉ करूं तो यहां पर वेलोसिटी क्या आएगी 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग आई कैप। तो इस तरह से बच्चों मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं कहीं पर भी पॉइंट देखूं तो हर पॉइंट पर ही वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर हर देखो वेक्टर्स में आपको पता है कि 10 न्यूटन एट 30 डिग्री 10 न्यूटन एट 30 डिग्री ईस्ट इज नॉट इक्वल टू 10 न्यूटन 30 डिग्री साउथ, है ना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। तो डायरेक्शंस का खेल है। अगर देखो अगर मैं बोलूं कि स्पीड चेंज हो रही है तो आंसर है नो, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आंसर है यस। यस, वेलोसिटी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब क्या ये एक एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, तो आंसर आएगा यस। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग at every point during सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो धीमे धीमे इस तरह से कंसेप्ट को सीखते जाओ। सर्कुलर मोशन बहुत अच्छा टॉपिक है, और सीबीएसई कॉम्पिटिटिव या कहीं मर्जी कोई मर्जी एग्जाम दो, जनरली क्वेश्चंस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यस देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन बिकॉज बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट एवरी सिंगल पॉइंट। हर पॉइंट पर देखो वेलोसिटी अलग मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, क्यों ना आपसे मैं पूछ ही लूं। अभी हमने मैकेनिक्स तो करा ही है ना साथ साथ। सपोज करो जो ये बॉडी है, मान लो बॉडी हैज मास 10 kg, बॉडी हैज मास 10 kg। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग इट्स जर्नी ऑफ point C to point D, during its journey from point C to point D, calculate change in linear momentum। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में एक बार आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक बॉडी है जिसका मास कितना दे दिया मैंने 10 kg, ये इस तरह से यहां से यहां तक पहुंची। आपको बताना है कि इसमें टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा लूप होल में फंसा दिया मैंने आपको। अभी फिलहाल मैं स्कोर अप कर रहा हूँ, डेफिनेशन आई होप कि आप लिख चुके होंगे, राइट। तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल पर आते हैं इस पर। देखो इतना ही मोशन चाहिए ना मुझे। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कैसे ऐसी, तो इस बात का आंसर कुछ बच्चे जीरो लिखेंगे कि भाई चेंज इन मोमेंटम तो जीरो। भाई जितना यहां पर है मोमेंटम उतना यहां पर है जीरो। नहीं, गलत कर रहे हो। अगर मैं मोमेंटम का चेंज देखो तो मोमेंटम का चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने बोला था ना डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डेल्टा पी इज बेसिकली फाइनल मोमेंटम। देखो इस पॉइंट पर देखूंगा, इस पॉइंट पर फाइनल मोमेंटम क्या है बच्चों, मास 10 kg इंटू में 20 माइनस जे कैप, यानी कि माइनस 200 लिख सकता हूं, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल यहां से शुरू हुआ, तो यहां पर देखो अलोंग जे कैप है, और मास कितना है इसका 10 kg, तो यहां पर कितना होगा बच्चों, मास 10 kg इंटू में 20, साथ में क्या आ जाएगा जे कैप। तो ये बच्चों आ जाएगा माइनस 200, है ना। ये माइनस 200, माइनस साइन फॉर्मूले में से आ गया, और ये वैल्यू पॉजिटिव तो माइनस 200। यानी कि बच्चों जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, माइनस 400 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, माइनस 400 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में डायरेक्शन अपोजिट है और इनिशियल में डायरेक्शन देखो बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरह से
ऐसा क्वेश्चन कभी आपको मिले सर्कुलर मोशन में तो आप क्रैक कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ आगे चलते हैं। तो बच्चों अब एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने जब लीनियर मोशन पढ़ा था तो आपके पास टर्म थी डिस्प्लेसमेंट, और अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो एंगल के बेसिस पर हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहां पर एक पर्सन खड़ा है जो एक बस का वेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि दो फिक्स पॉइंट्स है ए और बी, और ये इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में खड़ा है बिल्कुल। जब भी कोई बस पी से क्यू की तरफ आएगी तो इस बस को यहां से देखना स्टार्ट करेगा पी से, और क्यू तक देखता रहेगा, तो ये कोई θ1 एंगल स्वेप्ट करेगा। ठीक है, इसने ऐसे इसकी गर्दन ऐसे घूमेगी ना। देखो जब आप किसी चीज को, जो आप लीनियरली सामने जा रही है और आप किसी चीज को देख रहे हो ऐसे, तो आपकी गर्दन ऐसे घूम रही है, यानी यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ एंगल विद योर नेक, राइट। अच्छा, अगर मान लो वो बस यहां से शुरू होती पी डैश से और वो यहां तक जाती, तो आपको नहीं लगता कि जो अब एंगल बनता वो थोड़ा सा बड़ा बनता? तो क्या मैं एंगल के बेसिस पर, मतलब कि मैं कितना एंगल स्वेप्ट कर रहा हूं एक सेंटर पे खड़ा होकर सर्कल के, मान लो कि सपोज आप एक ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में हो और आपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक एथलीट को देखना स्टार्ट किया। अब आप जैसे एथलीट भागेगा, आपने सिर्फ उस एथलीट को गौर से देखना है, उसकी टी शर्ट का कलर देखना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे देखते रहोगे उसको इस तरह से, राइट। जैसे ही वो एथलीट एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, क्या आपकी गर्दन 180 डिग्री कंप्लीट कर लेगी, राइट। अच्छा, अगर वो क्वाड्रेंट मतलब आधे का भी आधा चक्कर कंप्लीट करता तो आपकी गर्दन 90 डिग्री कवर करती। अगर वो आधे सर्कल का भी आधा कवर करता तो 45 डिग्री गर्दन कवर करती। इससे ये पता लगता है कि सर्कुलर मोशन में मुझे एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए। तो किस बेसिस पर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? तो देखो डेफिनेशन पे आते हैं पहले। इट इज बेसिकली एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। जैसे कि यू आर स्टैंडिंग हियर सपोज इन द ग्राउंड और कोई एथलीट भाग रहा है। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड एंड एथलीट भाग रहा है। जैसे ही वो पी से क्या ऊपर आया, आपने क्या θ1 एंगल स्वेप्ट किया गर्दन ने। जैसे ही वो क्यू से आर पर गया तो क्या वो एंगल थोड़ा सा बढ़कर θ2 हो गया। मान लो पहले एंगल कितना था 22 डिग्री, अब कितना हो चुका है वो 45 डिग्री, राइट। तो आप कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे? देखो अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, थोड़ा सा याद करो काइनेमेटिक्स। अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे निकालते थे x2 माइनस x1। दिस इज द वे टू कैलकुलेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि आप θ2 माइनस θ1 कर दो और आपको मिल गया, नहीं। आप ध्यान से अगर थोड़ा सा रिकॉल करो, जब मैंने आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सिखाया था तो मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि जब भी आप किसी आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और थीटा शुड बी इन रेडियन, स्मॉल आर। रेडियन में हमेशा स्मॉल आर यूज करेंगे हम। ठीक है, ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में मतलब जब मैंने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सिखाया था तो आपको एक बात बताई थी कि अगर रेडियस के बीच का एंगल थीटा है तो इसको बोलता हूं मैं आर्क, दिस इज एन आर्क। तो आर्क को अगर रेडियस से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे मिलता है थीटा, राइट। तो यानी कि यहां पर अगर आप जानना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। अगर आपको ये टोटल कैलकुलेट करना है तो एक बहुत बड़ा एंगल थीटा बन रहा होगा, तो आप सिंपल बोल दोगे भाई ये थीटा इज इक्वल टू टोटल आर्क कितनी है, टोटल आर्क क्या पी आर अपन में रेडियस कितनी है ओपी। लो जी, यहां से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ क्यू से आर में निकालना है तो देखो क्यू से आर में आपको क्या मिल रहा है, देखो θ2 ये बड़ा एंगल और θ1 ये छोटा एंगल। θ2 में से ही छोटा एंगल माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। आपको ये निकालना है क्यू से आर तक का, और क्यू से आर तक जो ऑब्जेक्ट की जो ये यहां से लेकर यहां तक की पोजीशन होगी, ये भी क्या होगी, देखो मान लो पी क्यू है आपका S1 और पी आर आपका क्या है S2, है ना। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, जो पी आर है वो क्या है S2 यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस, और जो पी क्यू है वो क्या है S1। अगर आपको आर क्यू चाहिए तो क्या आप S2 माइनस S1 यूज करोगे, राइट। तो यानी कि मैं इसको डेल्टा S बोल दूं।
तो सिमिलरली अगर आपको जर्नी चाहिए थी सिर्फ क्यू आर के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू यानी कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डेल्टा एस बाय आर, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं हम कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका बेसिकली यूनिट क्या होगा, राइट। जैसे कि मैंने बताया ना कि थीटा शुड बी इन रेडियन, तो इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, वो रेडियन होगी। ये क्या एसआई सिस्टम में जब भी आपको एंगल डिग्रीज में गिवन हो, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा बोल देता कि भाई ये 10 मीटर कवर हुआ और ये एंगल मान लो 60 डिग्री, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और रेडियस मान लो 5 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते आर्क अपॉन थीटा बाय में 5 और इसको लिख दो आप कितना, जैसे कि मान लो आपको एक चीज़, तो एक चीज़ मिसिंग कर देते हैं यहाँ पर, मैं आपको ये मिस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 10/5 आर्क अपॉन रेडियस इट इज 2 डिग्री, ये गलत होगा। इट इज ऑलवेज रेडियन। ये फॉर्मूला वैलिड ही तब है जब आप क्या रेडियन में एंगल को ले रहे हो। तो डिग्रीज में आपने एंगल नहीं लेना, हमें हमेशा एंगल किस में लेना, रेडियन में। तो रेडियन और डिग्री का थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो आई होप कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पता लग गया होगा। अभी सब कुछ स्केलर में चलाएंगे, ठीक है। वेक्टर भी फिर मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको। देखो 360 डिग्री का मतलब होता है बच्चों 2 पाई रेडियन, यानी कि अगर एक पॉइंट के अबाउट में देखूं, कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है। और ये चीज मैंने अपने ही इसी YouTube चैनल पर बहुत डिटेल में बता रखी है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर आपको डिग्री रेडियन का सारा खेल समझ आ जाएगा, एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 डिग्री का मतलब क्या होगा, 2 पाई बाय 360 डिग्री। तो यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पाई बाय 180 डिग्री, 180, ठीक है, पाई बाय 180। तो मैं बोलूँगा 1 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों, पाई बाय में 180। अच्छा, 180 रेडियन, ठीक है। अगर मान लो मुझे निकालना है 90 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा, पाई बाय 180 इंटू में 90, तो यानी कि पाई बाय 2 रेडियन। अगर मुझे निकालना है कि सपोज, वैसे देखो डायरेक्ट याद रखो, 360 का मतलब होता है 2 पाई, इसका आधा कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा। पाई का मतलब 180, इसका आधा कर दो तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, यानी कि पाई बाय 2 का मतलब क्या, तो 90। इसका आधा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, राइट। अच्छा, इसका 1/3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाय 6, राइट। इसका 1/3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये पाई बाय 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। इन फ्यूचर आपको एंगल भी ऐसे गिवन हो सकते हैं, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 6। तो अपने को पता होना चाहिए कि पाई बाय 2 जो हमको गिवन है वो किस में गिवन होगा, हमेशा रेडियन में। और डिग्रीज में जो गिवन होता है वो कंसेप्ट हम यहां यूज नहीं कर सकते आर्क अपॉन रेडियस में, हमको कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा डिग्री से रेडियन में, अगर मैं निकालना चाहता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें समझ आ रही होगी। सर्कुलर मोशन का बेसिक्स बिल्कुल आपको करवा रहा हूं, ताकि कोई भी इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ठीक है। अच्छा, अब रही बात डायरेक्शन देखने की, तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं हम। देखो, अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालनी हो, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको जो मिल रहा है वो एक रोटेशनल इफेक्ट है। रोटेशन इन द सेंस कि इसका कोई फाइनल और इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, सर्कुलर इफेक्ट मिल रहा है आपको, ऐसा बोल सकते हो। रोटेशनल इफेक्ट जो वेक्टर दे आपको, उन वेक्टर्स को बोलता हूं मैं एक्सियल वेक्टर। और जनरली जो उनकी डायरेक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सपोज अगर मैं बोलूं कि कोई पर्सन सर्कुलर मोशन में है, वो इस तरह का मोशन बना रहा है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड के पाम को इस सर्कल के अलोंग घुमाओ, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप बोलोगे कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, इस केस में आउटवर्ड आएगी, ठीक है, हमेशा क्या आएगी, आउटवर्ड। अगर यही पर्सन इस तरह से ए से बी अपनी जर्नी को कवर कर रहा होता, तो वही मैं करूंगा। देखो, अपने राइट हैंड के पाम को घुमाऊंगा ए से बी की तरफ, अब इनवर्ड आ गया, तो इस केस में बोलूंगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या बच्चों, इनवर्ड। यानी कि एक्सियल वेक्टर या तो आपको इनवर्ड मिलेंगे या आउटवर्ड मिलेंगे, अगर आप उसको इस तरह से बोर्ड पर बना रहे हो या अपनी नोटबुक पर बना रहे हो, ठीक है बच्चों। डिपेंडिंग उनकी डायरेक्शन के, डायरेक्शन देखिए कैसे, राइट हैंड के पाम को घुमा दो मोशन के अकॉर्डिंग। देखो, इसमें ऐसे घुमाए तो बाहर, इसमें ऐसे घुमाए तो हमेशा अंदर। तो ये बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। इससे एक बात और भी पता लगती है बच्चों,
ठीक है, इससे एक बात और भी पता लगती है। इसको साथ साथ ना नोट्स में ऐड करते रहो ताकि आपको क्या एक एक चीज वेल डिफाइंड मिले, ठीक है। इससे एक बात और भी पता लगती है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देखूं, सपोज करो कोई बॉडी इस तरह से घूम रही है, यहां पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखना हो, मान लो पॉइंट पी से पॉइंट क्या हो, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये ऑलमोस्ट लीनियर डिस्टेंस है। एक सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट क्या होता है, लीनियर। तो यहां पर एक चीज समझ आ रही है कि जो थीटा है, यानी कि थीटा वेक्टर जो है वो कैसे आ रहा है, आउटवर्ड द प्लेन। थीटा वेक्टर कैसे आ रहा है, के कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यानी कि एस वेक्टर की डायरेक्शन क्या अलोंग आई कैप। तो इससे ये पता लग रहा है बच्चों कि जो थीटा वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है आपके एस वेक्टर के, राइट। तो इस तरह से ये मैं यहां पर कंक्लूजन निकाल सकता हूं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको, थीटा वेक्टर इज इक्वल टू एस परपेंडिकुलर वेक्टर अपॉन में रेडियस, तभी ये बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में ट्रू माना जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, थीटा वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन में आर, तो ये कहीं ना कहीं ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको ये साफ पता लग रहा है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसलिए ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। तो एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो बच्चों जो अगला जो हमारे पास टॉपिक है, अगली जो टर्म है सर्कुलर मोशन में, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? सी, पहले डेफिनेशन पर आते हैं फिर इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों कि इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद द टाइम नहीं बोलना चाहिए, रेट बोल दिया क्योंकि मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, देखो क्या आपको नहीं लगता एक सर्कुलर मोशन में जनरली विद द टाइम थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है ना, विद द टाइम। पहले एंगल था मान लो 10 डिग्री, फिर 30 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री हुआ, फिर 70 डिग्री हुआ, इस तरह से एंगल बदल रहे और टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो जब भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट लाइक जब आप लीनियर वेलोसिटी निकालते थे तो आप क्या करते थे, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, है ना, t2 माइनस t1, राइट। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, θ2 माइनस θ1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। अगर मैं इंस्टेंट, अच्छा इसको मैं एवरेज भी लिख सकता हूं ना, दिस इज बेसिकली ओमेगा एवरेज एंड दिस इज बेसिकली वी एवरेज। अगर मैं बोलूं कि इंस्टेंटेनियस बताओ, एक ही उसी टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो वो कैसे निकलेगी, डी थीटा बाय डी टी। वाई, बिकॉज देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब यहां पर क्या है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं कि इस पॉइंट पर, इस टाइम पर, टाइम के पॉइंट पर बताओ कि मुझे कितनी एंगुलर वेलोसिटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि अगर मैं बोलूं थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे कि अगर बोल दूं थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम और आपको बोल दिया जाए कि 2t² प्लस 4t प्लस 1 है, यानी कि जब टाइम 0 सेकेंड है तो थीटा 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ, जब टाइम 2 सेकेंड हो तो थीटा की वैल्यू कुछ और हो गई, 3 सेकेंड पर कुछ और हो गई। और मैं जानना चाह रहा हूं कि मुझे ओमेगा बताओ, ओमेगा बताओ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू, बस ओमेगा बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो थीटा t से ओमेगा बताना है, तो आपको पता ही, आप पहले भी कर चुके हो। आप क्या कर दोगे, एक पॉइंट पे पूछा है, एक टाइम के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा, तो डी थीटा बाई डी टी कर दोगे। तो डी बाई डी टी, थीटा की वैल्यू क्या है, 2t² प्लस 4t प्लस 1, तो यानी कि जो ओमेगा आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 4t प्लस 4, राइट। और इसमें आप t को क्या पुट कर दोगे, 2, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 4 ओमेगा, यानी कि 12। अब यूनिट की बात करें, देखो थीटा की यूनिट क्या है, रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो आप लिख दोगे यहां पर रेडियन सेकंड इनवर्स, राइट। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल पाओगे।
आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, राइट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम इसकी भी वेक्टर फॉर्म पर आते हैं। अब यहां पर भी बच्चों एक बिल्कुल बेसिक बात को समझते हैं, ठीक है। यहां पर बिल्कुल एक बेसिक बात को समझते हैं कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि द डायरेक्शन इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो मैं पूछूं अगर बताओ भाई डायरेक्शन क्या होगी थीटा की, तो आप बोलोगे आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम क्या बोल देते हैं भैया ना, मान लो जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकल रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा पूछूंगा तो भी आप बोलोगे के कैप। क्यों? क्योंकि ओमेगा अल्टीमेटली है तो यही ना थीटा वेक्टर अपॉन में टी, थीटा 2 माइनस थीटा 1, मतलब वही जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। देखो इतना तो क्लियर है कि अगर मैं सेंटर से देखूं तो हर वक्त अगर यहां पर वेलोसिटी v1 है, लीनियर वेलोसिटी v1 है, और यहां पर लीनियर वेलोसिटी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, देखो टेंजेंट बनाकर इस तरह से, यहां पर v2 है, और हमेशा ओमेगा क्या आउटवर्ड, हमेशा ओमेगा क्या आउटवर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे बनेगा यहां पर, है ना, हमेशा देखो, हमेशा जो ओमेगा है वो परपेंडिकुलर टू वी आर है, किसी भी पॉइंट पर देख लो, क्योंकि ओमेगा ने हमेशा बाहर रहना है और ऑब्जेक्ट ने हमेशा इस पर्टिकुलर पाथ में घूमना है, हमेशा आई। देखो ओमेगा हमेशा के कैप में रहेगा, हमेशा आउटवर्ड, और जो वी है या तो वो क्या आएगा जे कैप, या आएगा आई कैप, या आएगा माइनस आई कैप, या आएगा जे कैप और आई कैप के बीच, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा क्या 2D प्लेन में रहेगा। अब यहां पर जो मैंने रिलेशन निकालना है वो क्या निकालना है, देखो कि बेसिकली अगर मैं देखूं थीटा वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर है, राइट। तो अभी मैं आपको जो सिखाऊंगा वो ये सिखाऊंगा कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड वी वेक्टर, इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल लेंगे अभी, ठीक है। अभी जो बेसिक बात आपको पता लगी वो क्या, कि थीटा की डेफिनेशन क्या है, ओमेगा की डेफिनेशन क्या है, दोनों की यूनिट क्या है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन निकालने सीख ली, एक्सियल वेक्टर है वो मैं राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकता हूं। एक क्वेश्चन बनाओ, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड वी। अब इसको देखो डिटेल में करते हैं। तो बच्चों लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर मोशन विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पॉइंट पी से पॉइंट क्या होगी, कुछ जर्नी है जो कि डेल्टा एस है। एंगल स्वेप्ट हमने बोल दिया डेल्टा क्या हो, व्हाटसोएवर कोई भी एंगल आप ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, वी नो द रिलेशन बिटवीन डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एस, आर्क अपॉन रेडियस वाला रिलेशन बनाओ। ये रेडियस मान लो स्मॉल आर है ना, तो ये लिख सकता हूं मैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि डेल्टा एस बाय आर। ये बात वैलिड है, ये तो हमने ड्राइव भी करी थी। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एक काम करो ना, देखो अगर मैं ऐसा कर दूं, वी नो थीटा इज चेंजिंग विद द टाइम एंड वी आल्सो नो डेल्टा इज आल्सो चेंजिंग विद द टाइम। देखो दो चीजें चेंज हो रही है यहां पर, एक तो थीटा चेंज हो रहा है और एक ये जर्नी का जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा डेल्टा, या डिफरेंशिएट इसको डायरेक्ट ना करो, आप एक काम और भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट तक डायरेक्ट नहीं जाते, हम क्या करते हैं डिवाइड बाय डेल्टा टी बोथ साइड, ठीक है। अभी इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएट नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, वो अभी लॉजिक समझाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इंटू में 1/r। अगर मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस, अच्छा यहां पर देखो ये पता लग रहा है कि इसका मतलब देखो क्या है, कहीं ना कहीं ये जो मैंने बॉक्स में बंद करी, इसका मतलब क्या, ओमेगा एवरेज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओमेगा एवरेज है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या वी एवरेज है ना। ओमेगा एवरेज और वी एवरेज में तो रिलेशन निकाल दिया आपने, बट मुझे तो क्या चाहिए, वी और ओमेगा में रिलेशन चाहिए, डेल्टा वी और डेल्टा ओमेगा में नहीं चाहिए, है ना, मतलब वी एवरेज और ओमेगा एवरेज में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए रिलेशन, सिर्फ वी और ओमेगा में। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। लेट अस टेक डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जिससे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जिससे मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि भाई मैं बात करूंगा एक स्पेसिफिक पॉइंट की, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बन गया। ऐसे ही यहां पर क्या बन जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी। ऐसे ही ये 1/r एज इट इज, क्योंकि रेडियस तो टाइम के साथ चेंज होगी नहीं। अब ये रिलेशन देखो क्या बना है, ध्यान से देखो, ये रिलेशन कुछ ऐसा बना, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। तो ये आ गई मेरे पास स्केलर फॉर्म की ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर, राइट। दिस इज बेसिकली स्केलर फॉर्म। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, वी का मतलब क्या है, आर ओमेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, अब इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, ये रिलेशन तुमने निकाल दिया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, ये स्केलर फॉर्म में रिलेशन निकाल दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं बच्चों, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि v वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर, तो क्या ये क्वेश्चन ठीक होगा, मतलब क्या ये लिखना ठीक होगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। v वेक्टर और ओमेगा वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बात हमने अभी देखी थी, है ना। तो मैं कभी भी इसको आमने सामने ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो आउटवर्ड है और ये ऑन द प्लेन है। तो इसलिए जो एग्जैक्ट रिलेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन। या वी वेक्टर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू आर, दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पर, देखो ध्यान से, सपोज इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, जहां पर आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको, रिलेशन को लिखो, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं एक एग्जांपल से। जरूरी नहीं है कि हमने हमेशा सर्कुलर मोशन ही देख रहे हैं, और भी जगह बहुत काम आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, वन एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मान लो एक पर्सन खड़ा है यहां पर, अभी जो गाड़ी जा रही है वो बिल्कुल उसके सामने है, और उससे वो अभी 5 मीटर दूर है गाड़ी, और सामने की तरफ वो जा रही है अभी 10 मीटर पर सेकंड से। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर मुझे बताना हो कि व्हाट इज ओमेगा, तो मैं बोल दूंगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा मैंने पढ़ा है। तो मुझे क्या बताना है, ओमेगा बताना है, तो डेट विल बी v बाय आर। तो v कितना है आपके पास, 10 डिवाइड बाय 5, तो ओमेगा कितना आ जाएगा बच्चे, ओमेगा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर एक और ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और मजे की बात, अब आप सर अब मुझे बोलोगे कि सर ये तो लीनियर मोशन में आप ओमेगा कैसे निकाल रहे हो, नहीं, अब देखो कैसे निकाल रहा हूँ। जब ये ट्रक थोड़ा सा दूर चला जाएगा, मान लो ये ट्रक या जो गाड़ी है ये गई यहाँ पर, क्या इस गाड़ी का, देखो पर्सन तो फिक्स है अभी यहाँ पर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, क्या इस गाड़ी का इसकी आंखों के साथ एंगल कुछ बना हुआ है ऐसे, मान लो ये 30 डिग्री एंगल बन गया, देखो कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ, 30 डिग्री, चलो 60 डिग्री बन गया, थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बना हुआ है एंगल। और अभी भी ये सामने की तरफ किससे जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 60 डिग्री एंगल स्वैप्ट हो गया, अभी भी जा रही सामने की तरफ, यानी कि अभी ये गाड़ी इज चेंजिंग इट्स एंगल, है ना, गाड़ी का देखो एंगल इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू बदल रहा है, तो यानी कि ओमेगा निकालना वैलिड था, यहाँ पर ओमेगा निकाल सकता हूं। तो एट पॉइंट ए तो आपने निकाल दिया 2 रेडियन पर सेकेंड। अब बताना जरा एट पॉइंट बी वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये 5 मीटर था तो अब मान लो ये हो चुका है अब 10 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर था तो ये कितना हो चुका है 10 मीटर। अब बताना जरा, या 10 मीटर, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो है नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरा एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि v परपेंडिकुलर बाय r का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, अब यहां पर ये r है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ओमेगा निकालना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इस बार r और v ये रहा, r और v ये रहा, ऐसे ये एंगल 90 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, सर्कुलर मोशन में मैंने जो रिलेशन निकाला है वो कुछ ऐसे निकाला है कि रेडियस ये रहा, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर टू आर होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू आर होता है, किसी भी पॉइंट पर देख लो। तो यानी कि मुझे ऐसा वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए जो आर के परपेंडिकुलर हो। इस वक्त आपका आर क्या है, ये 10 मीटर, और आपका जो वेलोसिटी है वो जा रही है सामने की तरफ। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए बच्चों, देखो मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं, अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए कि भाई ये तो है सामने की तरफ, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, आपको ये कंपोनेंट चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये एंगल क्या बन रहा हो 90 डिग्री,
है ना, आपको ये वाला चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये एंगल क्या होगा, है ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी सामने की तरफ है तो ये क्या होगा, थीटा एंगल, और ये कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा। तो यानी कि आपका जो ओमेगा निकलेगा वो किससे निकलेगा, वी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर, क्योंकि वी कॉस थीटा ही परपेंडिकुलर टू आर है, और तभी आप ओमेगा निकाल पाओगे। अगर आप सिर्फ वी इक्वल टू आर ओमेगा रट लोगे तो आपका आंसर तो सिंपल है बिल्कुल, 10/10 1 रेडियन पर सेकंड, जो कि गलत है। तो हमेशा हमने v परपेंडिकुलर बाय आर इसलिए करना है क्योंकि मुझे हमेशा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो रेडियस के भी परपेंडिकुलर हो। तो यहां से देखो एक चीज निकल कर आ रही है कि ये एंगल, पहले एंगल का खेल खत्म करते हैं। यहां से ये 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा बच्चों, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, देखो 30 + 90 120, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। 180 डिग्री सम होना चाहिए था एंगल्स का, तो ये 60 डिग्री। तो यानी कि ये कंपोनेंट क्या गया बच्चों, v cos 60 डिग्री। तो यानी कि जो ये ओमेगा आएगा, ओमेगा क्या आएगा, v cos 60 डिग्री डिवाइड बाय r। r कितना है यहाँ पर 10। तो यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 10 इंटू में 1/2 डिवाइड बाय 10। यानी कि इस बार जो ओमेगा है वो कितना है बच्चों, ओमेगा कितना है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जरूरी नहीं है कि आपने कंसेप्ट सर्कुलर मोशन में यूज करना, नहीं, ये तो ऐसे भी आ सकते हैं, यहां पर भी एंगल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि वाई वी परपेंडिकुलर बाय आर, राइट। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, देखो एक बात और बताता हूं, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर, यानी कि वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर। यहां पर ना मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं कि v वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखो सर्कुलर मोशन में अगर मैं इसको रेडियस वेक्टर मान लूं, मैं रेडियस को वेक्टर ले सकता हूं। जैसे कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो मैं पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं, है ना, पोजीशन इज चेंजिंग, पोजीशन को मैं इस टाइम ओरिजिन से देख रहा हूं। तो अगर बॉडी जो घूम रही है वो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। मैं बोल रहा हूं आर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, है ना, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो याद करो आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर अगर मैं करूं, ओमेगा वेक्टर का देखो आर वेक्टर ये रहा, राइट, ओमेगा वेक्टर ढूंढे पहले, ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है और आर वेक्टर ये रहा, राइट। तो आर वेक्टर देखो, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर इस तरह से, देखो आर वेक्टर ये रहा, ओमेगा वेक्टर का इसके लिए आउटवर्ड। तो आर देखो यहां पर अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा कर रहा हूं तो क्या मुझे वी की डायरेक्शन मिल रही है, मुझे देखो वेरीफाई करना है यहां पर कि मुझे वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन एग्जैक्ट किससे मिल रही है, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर से मिल रही है या ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से मिल रही है। इसके लिए आपको स्क्रू रूल पे जाना पड़ेगा, वेक्टर वाले लेक्चर में मैंने बताया था, राइट। तो देखो अगर मैं आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर से सेंटर से देखो यहां तक ले जाओ और ओमेगा बाहर है, तो ओमेगा देखो थंब मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि अगर आर क्रॉस ओमेगा कर रहा हूं मैं यहां पर तो मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड मिल रही है, लेकिन ये तो अलग है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके ये लिखूं कि v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, तो देखो ओमेगा बाहर की तरफ, देखो ओमेगा बाहर की तरफ, ओमेगा बाहर की तरफ और क्रॉस आर, ओमेगा बाहर क्रॉस आर, ओमेगा बाहर क्रॉस आर, थंब ऊपर, देखो किसी भी पॉइंट पर देख लो, जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं ये आर वेक्टर है, सेंटर से देखो ओमेगा की डायरेक्शन बाहर, तो ओमेगा बाहर क्रॉस आर ऊपर, यानी कि डायरेक्शन परफेक्टली कहां पर आ गई, अलोंग आई कैप आ गई। यहां पर बनाकर देखिए इस चीज को, यहां पर बनाकर देखिए, देखो ओमेगा बाहर, ओमेगा बाहर, देखो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, देखो थंब नीचे आ रहा है, यानी कि यहां पर डायरेक्शन नीचे आ रही है से वेलोसिटी की। तो इससे ये बात पता लगी अगर v परपेंडिकुलर ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल है तो यानी कि v परपेंडिकुलर इज, देखो v शुड बी परपेंडिकुलर टू ओमेगा, जो कि बात मैं समझा ही चुका हूं आपको, और v हमेशा परपेंडिकुलर किसके होने चाहिए, r के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया था मैंने, जब भी हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करते हैं और वो c वेक्टर के इक्वल आता है तो c वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, है ना। ये चीज आपको मैंने बहुत डिटेल में बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट में। तो यानी कि मैं अगर v परपेंडिकुलर को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा क्रॉस आर।
अगर आप v परपेंडिकुलर को r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर लिख रहे हो तो वो गलत है, राइट? क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो, एग्जैक्ट डायरेक्शन तो इससे मिल रही है ना मुझे, ओमेगा क्रॉस r से। आई होप कि आपको ये वाली बात, ये बहुत गहराई वाली बात है, आई होप कि आपको जो समझ आई होगी, है ना? इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो अब एक बात और समझते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ऑब्जर्वर यहां पर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। तो कोई पर्सन इसके सामने से अगर इस डायरेक्शन में भागेगा तो देखो टाइम के साथ क्या एंगल बड़ा होता जाएगा, टाइम के साथ देखो इसका एंगल बढ़ रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, थीटा इज इंक्रीजिंग। क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है? तो आंसर है यस। देखो आपकी गर्दन ऐसे घूम रही है, थीटा बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं डी थीटा बाई डी टी की क्या आप कंक्लूजन निकाल पाओगे? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद द टाइम इंक्रीज हो रहा है? चेक करें। देखो यहां पर आपने निकाला कैसे, यहां पर आपने कैसे निकाला? देखो पॉइंट ए के लिए आपने निकाला ओमेगा एट ए v परपेंडिकुलर बाय r, यानी कि एज इट इज निकल जाएगा। उसके बाद ओमेगा b के लिए क्या निकाला आपने? देखो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r1, ये r2, ये r3, ये r4, राइट? और ये वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, v cos थीटा 1। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा 2। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा 3। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा 4। यहां से दो बातें क्लियर हो रही है। एक तो आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा एंगल भी इंक्रीज कर रहा है। अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो बच्चों आपको पता होगा कि जो cos थीटा को अगर मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एनालिसिस करूं तो बेसिकली cos function is a decreasing function, right? So if there is increase in angle with the time, right, that means this factor is becoming smaller with the time, right? Say omega c क्या होगा यहाँ पर, v cos theta 2 divide by r2। if I say omega at d बताओ तो ये क्या होगा, v cos theta 3 divide by r3। तो ये बहुत बेहतरीन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि with the time theta is increasing, but if you say d theta by dt, then you will write it is decreasing। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो ओमेगा है with respect to time डिक्रीज करेगा। आई होप कि ये बात आपको सबको समझ आ गई होगी। हमेशा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपको मैंने समझाया था भी कि वो क्या हमेशा क्या होगा, v cos थीटा होगा, राइट? कैसे v cos थीटा होगा, अगर ये एंगल सपोज 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, v cos 30। उसके बाद एंगल डेफिनेटली इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, v cos 60। और उसके बाद ये एंगल और बढ़ेगा तो डेट मीन्स ये v cos 70 हो सकते हैं, राइट? तो ये चीजें लिख लो, ये बहुत काम आएगी और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो को अब एंड करते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट और है अपने पास। कंसेप्ट ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड न्यू। हियर ओमेगा रिप्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी एज यू नो, एंड न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर एक सर्कुलर मोशन की बात करूं, राइट, और अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पर होता हुआ वापस ए पर, यानी कि कंप्लीट जर्नी, टेन सेकेंड्स में कवर करता है ना? वो एक पूरा जो चक्कर है वो 10 सेकेंड्स में लगा रहा है। तो मुझे गिवन हुआ यहां पर क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज टोटल टाइम टेकन इन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ सर्कल, आप ऐसा लिख सकते हो, या कवर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो टाइम पीरियड होता है टी। अब मुझे एक बात बताओ यार कि इस टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? क्या वो 2 पाई आर होगा? टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, क्या टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर होगा?
ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर। अच्छा, तो लिख देता हूँ यहाँ पर ये भी, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, लेकिन ये तो लीनियर डिस्टेंस हुआ। अगर मैं टोटल एंगुलर डिस्टेंस की बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी होगी? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 2 पाई। अभी बताया था आपको 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई इन रेडियन। तो ओमेगा को अगर मुझे लिखना हो तो ओमेगा क्या आएगा? कंप्लीट सर्कल के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्या ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी आएगी, राइट? तो यानी कि ओमेगा को मैं क्या 2 पाई बाय टी भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बिल्कुल। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन का जो, जैसे कि अभी बताया था मैंने, टाइम 10 सेकंड है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? तो आप लिख सकते हो इट विल बी 2 पाई बाय में 10, इट मीन्स 2 इंटू 22 बाई 70। यू कैन सोल्व इट लाइक दिस। इससे आपको ओमेगा की वैल्यू पता लग जाएगी। यानी कि अगर मैं आपको किसी भी सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड दे दूं तो आप मुझे बता सकते हो कि उसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, राइट? अच्छा, तो क्या आपने ये चीज कभी पढ़ी है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन में टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यानी कि ओमेगा को मैं ये भी लिख सकता हूं 2 पाई बाय टी। दैट मीन्स यू कैन सिंपली राइट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो इन फ्यूचर अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पर्टिकुलर चीज का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको क्या करना है, ओमेगा, अगर फ्रीक्वेंसी को 20 बोल रहा हूं तो इट मीन्स 2 पाई इंटू 20, इट विल बी 40 पाई। योर ओमेगा विल बी 40 पाई, और रेडियन पर सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अभी एक लेक्चर को इसको फिनिश करते हैं यहां पर। तो आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा इसको। सो क्वेश्चन इज विच हैज हायर एंगुलर स्पीड, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, या ऐसा करते हैं अर्थ रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, है ना, और आर एंड ऑफ वॉल क्लॉक, राइट? पूरे दिमाग से इसको करना, ठीक है? किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी? अर्थ की, जो उसके खुद के एक्सिस पर रोटेशन है, अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, आप सबको पता है, और जो घड़ी के अंदर जो घंटे वाली सुई है, राइट? तो देखते हैं कि आप कंसेप्ट को कितना अप्लाई कर पाओगे इसके अंदर, राइट? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस सर्कुलर मोशन की सीरीज में भी 2-3 वीडियोज और आएगी, तो पूरी सीरीज के नोट्स अच्छे से बनाना, और फिर हम इसको मैकेनिक्स में अप्लाई करेंगे। अभी मैकेनिक्स में जो 5th चैप्टर था उसके मैंने 3 लेक्चर्स पेंडिंग छोड़े हुए, क्योंकि वहां पर हमको सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? तो इसलिए ये बिल्कुल सही वक्त है कि आप सर्कुलर मोशन को अच्छे से सीखो और उसको कंसेप्ट को अप्लाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।